Hello everyone, welcome to Sleepy Classes and the daily video series of CSAT. So today once again we are going to go through one more reading comprehension task. You guys are participating really actively and most of your answers are definitely correct. So I appreciate that first of all. So let us see how many students come to know the right answer today in today's task, and do let me know in the comment box as usual. Well, the passage is from इकोनॉमी। वेल, जब बात करते हैं टॉपिक्स की तो इंडिया की इकोनॉमी है, ठीक है, जैसे टॉपिक जिस पे सब्जेक्ट बनता है आपका इकोनॉमिक्स या पॉलिटिक्स की बात हो या कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज की, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा ही निकल के आता है क्लाइमेट चेंज, या बात करें एग्रीकल्चर के इंडिया की, या डिफरेंट टास्क, जितने भी मैं आपको ये सिंपली कहूँगा, जितने भी आपके जीएस के सब्जेक्ट्स हैं जो आप यूपीएससी में पढ़ते हैं, उन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड ही आपसे टास्क पूछी जाती है, जिसमें बायोलॉजी साइंस के भी क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं डेफिनेटली। सो एज पर टुडेज टास्क, एज आई जस्ट सेड टू ऑल ऑफ यू, इकोनॉमिक्स में से पूछा गया कुछ बैंक्स और इकोनॉमी को रिलेट करके। सो पढ़ते हैं एक बार पैसेज में क्या गिवन है और अकॉर्डिंगली क्वेश्चन क्या था उसका आंसर करेंगे। वेल, बैंक क्रेडिट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज स्टार्टेड श्रिंकिंग। अब देखो, सबको एक बात पता है कि जितने भी पैसे बैंक में, चाहे वो वर्चुअली इशू होते हैं, नॉट इन फिजिकल फॉर्म, बैंक्स के पास वो सारा पैसा होता है, बट किसी भी कंट्री की इकोनॉमी डिपेंड करती है कि उसके बैंक्स में कितना पैसा है, राइट, उसके अकाउंट्स में कितना पैसा है। जितना ज़्यादा होता है अकॉर्डिंगली इकोनॉमी को उतना फ्लरिश देखा जाता है। अब बात हुई यहाँ डिक्लाइन की, कि जब बैंक क्रेडिट की बात हुई, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ रिलेट किया गया, वो स्टार्ट हो चुका है कम होना, इट हैज स्टार्टेड श्रिंकिंग। तो इट्स डिक्लाइन हैज बीन अ सीरियस कंसर्न, डेफिनेटली इसका डिक्लाइन एक सीरियस कंसर्न होगा, राइट, फॉर द एंटायर इकोनॉमी। एज क्रेडिट ग्रोथ इज असेंशियल, जैसा अभी हमने बात की, क्रेडिट ग्रोथ असेंशियल है, ग्रोथ डेफिनेटली होती रहेगी, तो वैसे ही उस कंट्री की ग्रोथ होगी और वहां पे इंडस्ट्रियल सेक्टर जितना भी है वो भी ग्रो करेगा। So as credit growth is essential to revive investment, the problem's origins lie in the incomplete reforms of the last 25 years. तो यहाँ बताया गया कि जो प्रॉब्लम का मेन अगर जड़ देखें, अगर आप उसका कोर्स देखें, तो वो कहाँ लाई करती है? इनकम्प्लीट रिफॉर्म्स ऑफ द लास्ट 25 ईयर्स, कि पिछले 25 साल में जो रिफॉर्म्स आने थे वो कंप्लीट नहीं है, जिसपे पूरी तरह से काम नहीं किया जा सका, ये मेजर कोर्स बताया गया। An institutional change that should have followed the 1991 reforms. अगर इंस्टीट्यूशनल चेंज की बात करें, जिसको फॉलो करना चाहिए था, किसको फॉलो करना चाहिए था? 1991 के जो रिफॉर्म्स थे, should have been setting up of a resolution corporation for banks. मतलब it was not followed, right? इन अ मार्केट इकोनॉमी विद बूम्स एंड बस्ट्स, अगर मार्केट इकोनॉमी की बात करें जहां बूम्स भी आते हैं और जहां चीजें शट भी होती हैं, कंपनीज डाउन भी होती हैं, नीचे भी जाती हैं, बैंक्स शुड बी अलाउड टू बी सेटअप एंड टू फेल। तो बैंक्स को कुछ ऐसे ही कुछ अलाउंसेस मिलने चाहिए या उनको अलाउ करना चाहिए कि उनको सेटअप भी किया जा सके और फेल भी किया जा सके, बट ऐसा आप देखते हैं कि जनरली नहीं होता। वैसे कुछ पैसेज में बताया गया, Today we cannot shut down banks because there is no proper system to shut them down. अब बैंक्स लॉसेस में भी अगर जा रहे हैं तो ये कहते हैं कि हम बैंक्स को बंद नहीं कर पाते क्योंकि प्रॉपर एक रेगुलेशन या सिस्टम या कुछ लॉस नहीं बने हुए। सो वीक लॉस मेकिंग बैंक्स कंटिन्यू टू नीड मोर कैपिटल। अब उनको और कैपिटल चाहिए होती है, जिस वजह से बैंक्स में इन्वेस्टमेंट के प्लान्स में प्रॉब्लम्स आती है, जो पहली लाइन के अंदर ही मेंशन था, बैंक क्रेडिट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैव स्टार्टेड श्रिंकिंग। तो उल्टा बैंक्स के पास पैसा जनरेट जितना ज्यादा होगा वो बाकी जगहों पे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, बट यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम उल्टा दिख रही है आपको, और उसका मेन मुद्दा बताएगा कि क्या है, राइट। तो उस मेन मुद्दे को बताया गया अगर, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन को गो थ्रू करें, सो द क्वेश्चन वाज, which one of the following is the most logical and rational inference that can be made from the passage above? Now you already know that whenever the examiner asks you the question related to the inference, you have to infer what is your idea, what opinion do you make after going through the context. So now option A says Indian banking system is not able to help the country in its economic growth. ये तो हमेशा ही ऐसा होता है, बैंकिंग सिस्टम हमेशा से ही हेल्प करता है किसी भी कंट्री की ग्रोथ में, बट अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर को उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो श्रिंक होना स्टार्ट होगी और कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो लॉस मेकिंग है। तो ऐसी कुछ बात तो हमें रिफ्लेक्ट होकर नहीं मिल रही पैसेज के अंदर। अब बात करें ऑप्शन बी की, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट डेफिनेटली गलत होगी, इवन आप पैसेज को गो थ्रू ना भी करें, राइट, एलिमिनेट कर सकते हैं आप ऑप्शन ए को।
ऑप्शन बी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट स्टार्टेड इन 1991 हैव नॉट हेल्प्ड इन इंप्रूविंग द इकोनॉमी टू द एक्सपेक्टेड लेवल्स। अब यहां बात हो रही थी कि जो 1991 के अंदर रिफॉर्म स्टार्ट हुए थे उनको फॉलो किया जाना चाहिए था, दे शुड हैव बीन फॉलोड, बट वो किए ही नहीं गए। तो उसके ऊपर तो उल्टा बात चल रही थी कि इनको फॉलो करना चाहिए था, मींस दे वर हेल्पिंग टू सम एक्सटेंट, बट दे वर नॉट फॉलोड। तो ये गलत नहीं थे, इसलिए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है एज वी वेंट थ्रू द पैसेज। नाउ ऑप्शन सी सेज इंडिया लैक्स द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू डील विद द फेलियर ऑफ द बैंक्स। अब देखिए, अगर आप पैसेज के लास्ट के, चाहे आप सेकेंड हाफ पढ़े अगर पैसेज का, तो उसमें बार बार यही बात हो रही थी। हम दोबारा अगर उस चीज को गो थ्रू करें तो आप यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जैसे कि बात हुई इन अ मार्केट इकोनॉमी विद बूम्स एंड बस्ट्स। इकोनॉमी के अंदर ऐसा होता है, कुछ कंपनीज जो बूम करती है डेफिनेटली वो बहुत अच्छा ग्रो करती है, कंट्रीब्यूट भी करती है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, बट उसके बाद कुछ कंपनीज अच्छा काम नहीं कर रही तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ अ फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स उनको बंद कर दिया जाता है। बट ऐसा बैंक्स के केस में नहीं है। बैंक्स शुड बी अलाउड टू सेट अप एंड टू फेल। टुडे वी कैन नॉट शट डाउन बैंक्स, हम नहीं कर पाते बिकॉज देयर इज नो प्रॉपर सिस्टम टू शट देम डाउन। यही बात आपको ऑप्शन में देखने को मिल रही है। तो बड़ा एक्सप्लिसिटली ये बात कही गई थी, इंडिया लैक्स द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू डील विद द फेलियर ऑफ द बैंक्स, राइट। तो ये ऑप्शन कंसिडरेबल है हमारा। फिर भी एक बार ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी सेज encouraging the foreign investments in our industrial sector is a good alternative to this sector dependence on banks for credit। तो ये बैंक्स को कह रहे हैं कि बैंक्स पे हमें डिपेंडेंट होना ही नहीं चाहिए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं यहाँ पे। तो देयर मस्ट बी सम थिंग्स दैट वी कैन थिंक ऑफ, बट ऐसा पैसेज में कहीं भी एक सिंगल वर्ड के अंदर भी इंडिकेट नहीं हुआ। तो डेफिनेटली जो चीज एक्सप्लिसिटली या इनडायरेक्ट वे में भी नहीं कही गई, राइट, तो ऑप्शन आपका हमेशा ही गलत कंसिडर होता है। तो अकॉर्डिंगली अगर आप देखें, आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दीज 4 ऑप्शंस, द राइट आंसर लाइज इन ऑप्शन सी। एंड आई होप आप लोगों का भी आंसर डेफिनेटली करेक्ट हुआ होगा। बाकी मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, राइट। और अगर डिटेल्ड आपको एनालिसिस चाहिए और डिटेल में आपको कोर्स को एक स्ट्रेटेजिकली वे में करना है, ठीक है, जिसमें चाहे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, तो आप हमारा सक्षम सीसेट कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, राइट, जिसमें आपको और प्रोफिशिएंसी से डिटेल में, जिसका बेनिफिट सबसे बड़ा ये होता है कि आपको डेली बेसिस पे क्लास में इलेबोरेशन के साथ साथ असाइनमेंट्स भी मिलती हैं, वर्कशीट्स मिलती हैं, जिस पे आप काम करते हैं, जिसके ऊपर आपके डाउट्स जो हैं वो लिए जाते हैं। तो आपको एक डिटेल्ड कोर्स मिलता है एक क्रोनोलॉजिकल वे के अंदर। वैसे अगर आप नहीं भी लेते हैं, स्टिल सीसेट की जो डेली वीडियो सीरीज है, इससे आप काफी बेनिफिट ले सकते हैं। तो एटलीस्ट इसके साथ जरूर कनेक्टेड रहिए डेली बेसिस पे एट 6 o'clock, राइट। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।